नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं विश्व से। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने पथरा चौल घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है और संजय राउत की गिरफ्तारी कल देर रात 12:40 पर की गई। उससे पहले उनसे लंबी पूछताछ की गई और अब आज उन्हें रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। और खबर यह है कि कल संजय राउत के घर ईडी की तलाशी में 11 लाख रुपए कैश मिले हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी को 3 मुख्य बातों को आधार बनाया जा रहा है। पहला कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, दूसरा उनके पास अवैध कैश मिला और तीसरा कई अहम दस्तावेज की बरामदगी भी वहां से हुई है। वहीं अपनी गिरफ्तारी से पहले संजय राउत ने कहा कि लोगों को मार मार कर मेरे खिलाफ झूठे दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं और ये महाराष्ट्र और शिवसेना को कमजोर करने की साजिश है। लेकिन न महाराष्ट्र कमजोर होगा और न ही शिवसेना। मैं झुकूंगा नहीं और शिवसेना छोड़ूंगा नहीं। तो लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने संजय राउत को देर रात गिरफ्तार किया। अब इसको लेकर सियासत भी वहां पर जोर शोर से हो रही है, जहां शिवसेना इसको महाराष्ट्र को कमजोर करने की साजिश बता रही है। वहीं एक पतरा चौल जो घोटाला है जमीन का, उससे इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। और क्या भूमिका यहां पर संजय राउत की इसमें है तो कोर्ट में पता चलेगा। लेकिन लंबी पूछताछ यहां पर ईडी की तरफ से इनसे की गई। किया है जी, और जिस केस में अरेस्ट किया है जी, अरेस्ट करने जी एक बोगस फ्रेम बनाना पड़ता है जी। ये सब फ्रेम झूठा जी और उसके अंदर उनको अरेस्ट किया है जी। कल उनको 9:30 बजे तक जेजे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। 11:30-12 बजे उनको मेडिकल होगा जी सर, फिर कोर्ट लेके जाएंगे। संजय राउत का आवाज दबाना है जी, संजय राउत को अरेस्ट करना है जी, उद्धव जी का मेन साथी बाजू में निकालना है जी, ये हिसाब से उनको अरेस्ट किया है। तो आपने देखा कि जो उनके भाई हैं वो कह रहे थे कि उनकी आवाज़ दबाना है, क्योंकि संजय राउत अब काफ़ी मुखर रहे हैं। वो खुलकर अपनी बात रखते हैं और हर मुद्दे पर शिवसेना की तरफ से जो अपनी बात को रखने के लिए सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मामला पथरा चौल ज़मीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी पुराना मामला है। इससे पहले ईडी ने एक बार इनसे पूछताछ भी की थी। 2 बार इनको समन किया गया था, जिसमें वजहें देकर इन्होंने वो 2 बार पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद कल ये पूरे दिन कार्रवाई की गई, जिसमें लंबी पूछताछ इनसे हुई। उसके बाद देर रात इनको गिरफ्तार किया गया है। और जैसे कि हमने बताया आपको कि सियासत भी इस पर पूरे जोर शोर से हो रही है। जब ईडी की कार्रवाई इनके घर पर हो रही थी तो शिवसैनिक विरोध भी कर रहे थे, बाहर प्रदर्शन भी इसको लेकर हो रहा था। और इस पूरे मामले में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उस दौरान कहा कि संजय राउत के घर पर ईडी के मेहमान आकर बैठे हैं। ये मराठा लोगों को समाप्त करने की साजिश है। शिवसेना को समाप्त करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि शिवसेना मराठी हिंदू लोगों की आवाज उठाती है। बहुत बेशर्मी से ये सब कुछ किया जा रहा है और एक तरीके से दमन की नीति से ये किया जा रहा है। माफिया पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के पश्चात अब माफिया नेता संजय राउत पुलिस की गिरफ्त में। गोरेगांव पत्राचार 1200 करोड़ का घोटाला, वसई नायगांव 2000 करोड़ का घोटाला, अलीबाग में जमीन, दादर मुंबई में फ्लैट, विदेश प्रवास, दुबई में संजय राउत किससे मिले थे, ये सब चीजें जब बाहर आएगी तो मुझे विश्वास है आर्थर रोड जेल में नवाब मलिक के पड़ोसी बनने का सम्मान संजय राउत को मिलेगा। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर पर रविवार सुबह करीबन 7 बजे के करीब जो ईडी के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। पतरा चाल मामले की लगातार जांच चल रही थी और सुबह ही ईडी के अधिकारी उनके घर पर पहुंचे। घर पर लंबी आप कह सकते हैं कि छानबीन और पूछताछ की गई। करीबन 9 घंटों की ये पूछताछ हुई, जिसके बाद उन्हें डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। और मेरे पीछे मौजूद इस जो आप ईडी का दफ्तर देख रहे हैं वहाँ पर उन्हें
लाया गया। यहाँ पर भी उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। दरअसल ये जो पूरा मामला पत्राचौल का है, उसमें आरोप यह है कि कुछ लोगों ने इस पूरे पत्राचौल के रीडेवलपमेंट के नाम पर फ्रॉड किया और उसमें से जो फ्रॉड का कुछ पैसा है, जिसकी कीमत लगभग 83 लाख है, वो संजय राउत और उनके परिवार में जो उनकी वाइफ हैं वर्षा राउत, उन्हें दिया, जिस पैसे से अलीबाग में उन्होंने ज़मीन खरीदा है। फरवरी में ही प्रवीण राउत, वो बिजनेसमैन हैं जिन पर आरोप है ये पूरे घोटाले का, उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में वर्षा राउत से भी पूछताछ की गई थी और फिर संजय राउत से भी पूछताछ की गई। इससे पहले 11 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को भी ईडी ने सीज कर रखा है। इस बीच संजय राउत लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। दिन भर भी उन्होंने ट्वीट किया, जब ईडी दफ्तर पर भी लाया गया तब भी मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात की, लेकिन देर रात होने के बावजूद संजय राउत अब भी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। संजय राउत हो या शिवसेना हो, दोनों का कहना है कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो विपक्ष में हैं और विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। जबकि बीजेपी का कहना है कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच ईडी की ओर से लगातार इस पूरे मामले की जांच चल रही है। संजय राउत अब भी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। अब देखना यह अहम होगा कि कब तक ईडी के अधिकारी उन्हें अपने पास रखते हैं और ये पूछताछ कितनी लंबी होती है, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो तो 1 जुलाई को भी एक पूछताछ संजय राउत से हुई थी इसी पूरे मामले में। इसी ईडी दफ्तर में 10 घंटे तक ये पूछताछ चली थी। तो आज ये पूछताछ कब तक चलती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा कि अब किस तरीके की सियासत अब इस मामले को लेकर हो रही है। अब देखिए कि आज कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा तो क्या यहां से निकल कर आता है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए साथ जानकारी के लिए। मुकेश, इस मामले को ईडी किस तरीके से देख रही है और जो आधार बनाए गए हैं इनकी गिरफ्तारी के पीछे वो क्या है? देखिए, ईडी के जो सूत्र हैं उनका कहना यह है कि संजय राउत को 2 बार पूछताछ के लिए पहले बुलाया गया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं आए थे। कोई ना कोई बहाना उन्होंने बनाया था। हालांकि एक बार उनसे पूछताछ हुई है। इसके बाद ईडी ने कल जब उनके यहाँ उनके घर पहुंची सुबह 7 बजे और उनके यहाँ छापेमारी की, उनके तमाम जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी हो रही थी, तो उस समय भी ईडी के अधिकारियों का कहना यह कि उस समय भी कोऑपरेट वो नहीं कर रहे थे। उनसे जो सवाल पूछे जा रहे थे उनके जवाब नहीं दे रहे थे और बार बार वो खिड़की पर आ रहे थे, कभी मीडिया को हाथ दिखा रहे थे। जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे थे। दूसरा, उनके घर से कल 11 लाख रुपए कैश मिला है, 11 लाख से ऊपर कैश मिला है, उसका वो हिसाब किताब नहीं दे पाए। और तीसरा, उनके खिलाफ कई इंक्रीमेटिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि काफी अहम दस्तावेज मिले हैं जो इस केस के लिए काफी अहम सबूत हैं। उनके बेसिस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है और ईडी फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है। आज दोपहर के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के दौरान ईडी के पास जो अभी तक एविडेंस है वो कोर्ट में रखेगी और ईडी की कोशिश ये रहेगी कि इनको रिमांड पर लिया जाए, रिमांड पर लेकर इससे आगे की पूछताछ हो, क्योंकि अभी इस केस में कई और भी आरोपी हैं जिनको लेकर उनकी भूमिका क्या क्या रही है, इसको लेकर भी जानकारियां लेनी है। तो ईडी इनको रिमांड पर लेगी और रिमांड के बाद उनकी आगे की पूछताछ होगी। जी बिल्कुल, ईडी कोशिश करेगा इनको रिमांड पर लेने की ताकि आगे की पूछताछ यहाँ पर हो। लेकिन अब कल जिस तरीके से पूरे दिन इनसे पूछताछ हुई और शिवसेना जो है वो विरोध भी वहाँ पर करते रहे, उस पर बात करते हैं। सुनील जी हमारे साथ हैं, सुनील सिंह। सुनील जी, ये पत्राचौल जो घोटाला है इसके बारे में आप बताइए, कैसे इसमें संजय राउत का नाम जो है वो जोड़ रहा है और दूसरा क्या इसको सियासी बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जैसे कि उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि मराठा लोगों को समाप्त करने की साजिश है क्योंकि शिवसेना मराठी हिंदू लोगों की आवाज उठाती है। तो पत्राचौल में भी तो मराठी लोगों की हित की ही बात है ना? बिल्कुल तबिस, इस पूरे मामले को राजनीति बनाने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि तो मामला राजनीतिक बहुत कुछ है भी, क्योंकि ज्यादातर आप कार्रवाई अगर ईडी की देखेंगे तो वो उनके विरोधियों के खिलाफ ही है। विपक्ष में जो लोग हैं या जो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, ये बात तो कहीं न कहीं स्पष्ट है। हाँ, लेकिन इसमें अगर आप कहेंगे कि मराठी आदमी को दबाने की कोशिश है, तो इस संबंध में अगर आप देखेंगे तो पत्राचाल केस में जो 672 टेनेंट है उसमें 99% जो है वो मराठी हैं, जो कि 2010-11 से विस्थापित है। उनको पुनर्वसित करने के लिए एक करार हुआ था महाडा के बीच, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच, और उसमें जो पार्टनर थे एसडीआईएल के राकेश पासवान, सारंग पासवान और एक प्रवीण राउत, इन्होंने जो है कि उनको पुनर्वसित करने की बजाय उसकी एफएसआई दूसरे 9 बिल्डरों को बेच दी उस जगह की, और 138 करोड़ के और फ्लैट भी दूसरों को बेच दिए।
जबकि जो वहाँ के रहने वाले मूल निवासी थे, या जो हम कहते हैं कि यहाँ मराठी जो हैं, वो अभी भी विस्थापित है, उनको मकान नहीं मिला है। 5 साल पहले तक उनका किराया भी बंद कर दिया गया था। तो स्वाभाविक है इसमें पीड़ित जो है, दोनों पक्षों में देखें तो पीड़ित तो मराठी ही सामने दिखाई पड़ रहे हैं। तो सिर्फ इसे एक मराठी का मुद्दा कह पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें पैसे का गड़बड़ी हुई है, एफएसआई गलत जगह से भेजी गई है, लगभग 1034 करोड़ रुपए का गड़बड़ है। उसी में से प्रवीण राउत जो है, उनके जरिए संजय राउत की पत्नी तो वर्षा राउत को 55 लाख रुपए दिए गए, ये जानकारी मिली है, जिसके बाद उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है दादर में और अलीबाग में। तो इससे इस तरह से संजय राउत का कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ता दिख रहा है। उसी संबंध में जांच की जा रही थी। उन्हें एक बार 10 घंटे पूछताछ भी की गई थी, उन्होंने सही समाधान नहीं हुआ था, फिर 2 बार समन किया गया था, और तब भी जब नहीं आए तब ईडी ने कार्रवाई की है। और स्वाभाविक तौर पर ईडी के पास इनके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत होंगे, तभी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है और गिरफ्तार दिखाया है। शुक्रिया सुनील जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो अब देखिए आगे इस मामले में क्या होता है, लेकिन पथराचौल से जुड़ा हुआ ये मामला है जो घोटाला, जैसे कि सुनील जी बता रहे थे, वहां पर जो लोग हैं वो अब भी इंतजार में हैं, जो विस्थापित लोग हैं, और सियासी रूप एक तरीके से इस पूरे मामले ने ले लिया है। जो ईडी की कार्रवाई है उसको जो है वो शिवसेना उस पर निशाना साध रही है, और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जो है शामिल हुई है जांच में अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां पर करंट लगने से 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों को और गाड़ी में करंट फैलने से आपको बताएं यह हादसा हुआ है। डीजे सिस्टम के जनरेटर से ही ये करंट फैला और गाड़ी में जो डीजे सिस्टम रखा था उसके जनरेटर को गाड़ी को बरामद किया गया है और ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारी मात्रा में कैश मिलने के मामले में कांग्रेस के तीनों विधायकों को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने कांग्रेस के तीनों विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल को कोर्ट में पेश किया, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हावड़ा में उनकी गाड़ी से भारी मात्रा में कैश मिला था, जिसके बाद तीनों विधायकों समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। कांग्रेस इन तीनों विधायकों को सस्पेंड करने का ऐलान कर चुकी है और इस मामले की जांच अब सीआईडी कर रही है। तो इस मामले को लेकर भी अब सियासत जो है वो जोरों शोरों से हो रही है। कांग्रेस के तीनों विधायक थे जो कि कैश के साथ यहां पर पकड़े गए। अब इस कैश के पीछे की क्या वजह थी, ये कैसे कैश आया था, इसको लेकर सियासत हो रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस और टीएमसी जो है वो आरोप लगा रही है कि ये खरीद फरोख्त का मामला हो सकता है, वहीं ये विधायक जो है इस कैश के साथ पकड़े गए, जिससे कांग्रेस ने अपने आप को जो है अलग कर लिया है। हावड़ा के रानीहाटी में शनिवार को गिरफ्तार 3 कांग्रेस विधायकों मोहम्मद इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोगरी को इसी पांचला थाने में रखा गया है। बंगाल सीआईडी अब उनसे पूछताछ कर रही है। कोशिश ये जानने की है कि बरामद 48 लाख रुपए कैश उन्हें मिले कहां से। हमने झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को भारी कैश के साथ गिरफ्तार किया है। ये हैं जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी, खिजरी से राजेश कच्छप और कोलबीरा से नमन बिक्सल। काउंटिंग मशीन आने के बाद ही हम कैश गिन पाएंगे। इस बीच विधायक इरफान अंसारी के भाई ने दावा किया कि उनके भाई को फंसाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह उनके भाई अपने 2 साथियों के साथ झारखंड से कोलकाता के बड़े बाजार खरीदारी के लिए गए थे। जो रुपया उनसे बरामद हुआ वो खरीदारी के लिए ही था। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें उनके भाई से मिलने नहीं दे रही। जो कैश रिकवर हुआ है लगभग कुछ 48 या 45 ऐसा कुछ कैश रिकवर हुआ है। तो इन लोग आए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, साड़ियाँ लेने के लिए। अभी आदिवासी दिवस है, फिर दुर्गा पूजा है। हर साल जो हमारे विधायक हैं वो 25-30 लाख का तो दुर्गा पूजा में साड़ी यही कलकत्ता से ही लेके जाते हैं। इस बीच कांग्रेस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इन तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया।
आरोप लग रहा है कि गिरफ्तार विधायकों के सहारे झारखंड सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही थी। निलंबित किया गया है उन्हें पार्टी से जब तक कि उनके ऊपर कार्रवाई बाकी चलती है तब तक उन्हें निलंबित किया है कांग्रेस अध्यक्ष। आप ऑपरेशन लोटस कह रहे हैं, उस ऑपरेशन निगरानी रखने की जरूरत है। जैसा कि हमारे मीडिया प्रमुख ने कहा कि अभी ऑपरेशन लोटस नहीं, अब देश में ऑपरेशन कीचड़ नाम से जाना जाएगा। इसमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर ये 3 ही लोग फ्रंट में थे जिनके ऊपर में कार्रवाई की गई। आगे भी अगर कोई जानकारी मिलती है तो उस पर कार्रवाई की। कांग्रेस के ही एक विधायक ने एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री के इशारे पर हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश हो रही है। बीजेपी ने इस आरोप को खारिज कर दिया। ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो बंगाल और झारखंड मतलब नेबरिंग स्टेट्स है एक दूसरे के, तो बात यही है कि बेसिकली कैश टीएमसी का ही है, कांग्रेस के थ्रू से दूसरा स्टेट में लिया जा रहा है। विपक्षी दलों को आशंका है कि कथित ऑपरेशन लोटस के तहत महाराष्ट्र की ही तर्ज पर झारखंड में भी एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। रांची से हरिवंश के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, बर्मिंघम के बादशाह में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन। रविवार का दिन भारतीय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए शानदार साबित हुआ। जेरेमी ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल के साथ शुरुआत की तो आखिरी गोल्ड मेडल दिन का अचिंत्य शेवली ने जीता, वो भी नए गेम्स रिकॉर्ड के साथ। तो वेट लिफ्टिंग में अचिंत ने एक और कारनामा किया, तीसरा गोल्ड मेडल आया वेट लिफ्टिंग के जरिए। अचिंत, आपके जीवन का सबसे बड़ा लम्हा है ये? हाँ जी सर, सबसे बड़ा मेडल है मेरे लिए। सबसे बड़ा मेडल है। और जिस तरह से कोच की आपकी प्लानिंग थी, 143, 173, और मलेशियन जिस तरह से आपको फाइट दे रहे थे, बहुत माइंड गेम खेल रहे थे, बार बार अपना वेट, तो बीच में कहीं ना कहीं तो नर्वस थे। आपके फेडरेशन के ऑफिशियल्स को मैं देख रहा था थोड़ा नर्वस। सर, मेरा सेकेंड लिफ्ट गिर गया था, इसलिए उनको थोड़ा सा नर्वस फील करना पड़ा है, लेकिन उनको भी कॉन्फिडेंस था, तक गोल्ड मेडल तो हमारा था, बस हम अपना नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। तो हम सेफली उनको बीट करके स्नैच में चल रहा था, मज़े से ऐसे करके। तो ग्लेजर में थोड़ा सेकेंड अटेम्प्ट गिरने की वजह से दिक्कत। और ये आपको ये कॉन्फिडेंस देता है कि अब ओलंपिक्स क्वालिफाई करना बहुत आसान होगा, क्योंकि आपका वेट कैटेगरी भी है। हाँ, मेरा कैटेगरी भी है और मैं और भी मेहनत करूँगा। परफॉर्मेंस तो मेरा ऊपर ही है और भी मैं परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता हूँ। अभी किधर में थोड़ा सा फाइट चल रहा था, तो मेडल भी इम्पोर्टेंट था, इसलिए थोड़ा सेफ चलना पड़ रहा था। और जब क्वालिफाई इवेंट शुरू होगा तो खुल के चलेंगे, अच्छे से करेंगे मेहनत। अच्छा, जिन लोगों को ज़्यादातर वेट लिफ्टिंग के बारे में नहीं पता है, उनको नहीं पता है कि क्राउड का क्या इफेक्ट होता है, या प्लानिंग क्या होता है, या स्ट्रेटेजी आपको बार बार चेंज करना पड़ रहा था, ये सब तो एक बात है। जो आपके जीवन के संघर्ष भी कुछ ऐसा ही रहा है, जहाँ बहुत सारा फादर नहीं है, मदर टेलरिंग का काम करती है, उस संघर्ष के बारे में लोगों को जानना चाहिए। 2013 में जब गेम मैंने काटा था, पापा गुजर गया तो भैया भी गेम छोड़ दिया, फिर मुझे भी गेम में ध्यान देना पड़ा और साथ साथ काम भी करना पड़ा, जिसके वजह से मतलब 20 रुपये के लिए मुश्किल होती है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्च करना पड़ता था सर, 20 रुपया के लिए। 2015 में मेरा भैया जब मुझे पॉकेट मनी भेजता था, 700-800 रुपया भेजता था, वो एक महीना मुझे चलाना पड़ता था। नेक्स्ट पॉकेट मनी को वेट करने के बाद फिर उसको खर्च करता था। जबकि इसमें डाइट अच्छी चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। अच्छा, अभी आप मीरा भाई, जेरेमी, आपकी पूरी टीम आपको आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, ये सबसे बड़ा प्राइज़ होता है इसके बाद? हाँ, तो होता ही है। मतलब जो हम लोग साथ में ट्रेनिंग किया है, साथ में हम लोग सभी ट्रेनिंग किया, मेहनत किया, सब आपस में जोश देते रहा, तो उन्होंने अपना अचीवमेंट पूरा किया, मैंने पूरा किया, सभी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन किया, मुझे अच्छा लगा। और ओलंपिक्स के लिए क्या प्लान है आपकी टीम में, और कितना मेडल जीतेंगे? ओलंपिक में नहीं, यहाँ पे, और उसके बाद ओलंपिक्स का? यहाँ पे तो अभी सर हर कैटेगरी में फाइट है, तो ऐसे ही मेडल धीरे धीरे आता रहेगा। सभी का तो मेडल है ही। गोल्ड का चांस है? और गोल्ड का तो सर मैंने अभी तक देखा नहीं है, सर को ही पता होगा कितना है। और ओलंपिक्स के लिए क्या प्लान है, जो आपका फाइनल टारगेट हो? मेरा जो फाइनल टारगेट वही है अभी, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा, सभी का सपोर्ट मिलता रहेगा और फिर मैं धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ता रहूँगा। क्या सेलिब्रेट करना है? कुछ नहीं सर, रूम में जाके अच्छे से खाना है क्योंकि मैंने थोड़ा बॉडी भी कम किया है, तो भूख भी लग रहा है। जो सब मना है सब खाना है? हाँ, क्या खाना है?
कुछ नहीं सर, मैं सोच रहा हूँ बर्गर ट्राई करता हूँ सर जाके। बहुत दिन हो गया सर मैं खा के। चलो बर्गर खाओ और विश यू ऑल द बेस्ट एंड सेलिब्रेट आपके लिए जस्ट मनाने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और जेरेमी ने एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता है और जेरेमी के लिए 67 किलोग्राम में, जिस वेट कैटेगरी में इन्होंने जीता है, रिकॉर्ड तो बना है गेम्स का। इनके लिए 67 में एक तरह से आपका सबसे बड़ा मेडल है ये। 67 में हाँ सबसे बड़ा मेडल है जी। और इस गोल्ड के लिए जैसे अभी आप बता रहे थे कि वॉलपेपर आपने लगाया हुआ। हाँ जी, जैसे ही ट्विटर में रिलीज हुआ था मेडल का, और मैंने उसको तुरंत डाउनलोड करके बस वॉलपेपर में ही रख दिया मैंने कि मुझे ये वाला चाहिए, इसके लिए मेहनत करना है। तो बस वही भगवान का कृपा से। लेकिन मेरे आपके कोच से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने आपके लिए 165 का टारगेट रखा था। वार्मिंग अप में गड़बड़ हो गया था, मेरा मसल क्रैम हो गया था, पूल हो गया था, इसकी वजह चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वार्मिंग अप भी नहीं किया मैंने अच्छा से। नॉर्मल वार्मिंग अप किया था 140 kg तक, और सीधा स्टेज में मतलब वेट जो मुझे दिया था उसको कम करा के बस गोल किले को साहब ने बहुत दिमाग लगा के दिया था मुझे। लेकिन वेट 160 के लिए भी जब गेम्स रिकॉर्ड के लिए आए तो आप लिम्प कर रहे थे, लंगड़े होके चल रहे थे। हाँ जी, कोच तो उधर से जहाँ वार्मिंग अप हॉल से उठा के आए मुझे वो स्टेज तक। आप पूरी तरह फिट नहीं थे? नहीं सर, 160 में भी पूरा मतलब जोश था, ताकत था, लेकिन सपोर्ट नहीं दिया मेरा बॉडी ने। तो हाँ जी। अच्छा, आपके फादर स्टेट लेवल पे बॉक्सिंग करते हैं, उन सबसे फायदा हुआ? पूरे फैमिली में भी एक स्पोर्ट कल्चर आया? हाँ जी, पापा का खून से ही है, मतलब पूरा गेम कोई भी हमारा फैमिली में सभी गेम लगभग खेलते हैं सभी। हाँ जी, मम्मी छोड़ के। और मम्मी ने प्रे किया इसमें? मम्मी प्रे करता है बहुत। तो अभी लेकिन आप वहां से आए 62 से आए इसमें अब, लेकिन यहाँ से ओलंपिक्स का टारगेट 73 किलो। हाँ जी, आसान तो नहीं होगा? आसान नहीं सर, वेट गेन करना बहुत मुश्किल है। मेरा बॉडी ऐसा है कि वेट जल्दी गेन नहीं होता, तो मेन फेस होगा मेरे लिए बॉडी वेट गेन। ट्रेनिंग तो अच्छा होता है, और इंजरी से अगर बचूंगा तो सब ठीक होगा सर। तो पेरिस में क्या टारगेट कुछ नहीं बोल सकता सर अभी, क्योंकि बॉडी वेट गेन करना बाकी है, उसके ऊपर जाना बाकी है, तो काफी ज्यादा ही उठाएंगे सर। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा खेले, बहुत। थैंक यू सर। भारत पाकिस्तान का मैच हो और वो भी क्रिकेट का, तो जाहिर तौर पर रोमांच बिल्कुल अलग होता है। एजबेस्टन में हुए भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच जो मैच हुआ उसमें भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। स्मृति मंदाना ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जो मैदान में जो दर्शक आए थे वो भारतीय टीम के लिए 12वां खिलाड़ी साबित हुए। अच्छा लगा क्योंकि हम लोगों ने जो लास्ट गेम भी था उसमें भी काफी अच्छी क्रिकेट खेली थी, और आज की विक्ट्री को काफी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि पहली जीत हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। और अच्छा लगा जिस हिसाब से आज हम लोगों ने क्रिकेट खेला। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है अभी नेक्स्ट गेम, और हमारे लिए 2 दिन का टाइम है उसको प्रिपेयर करने के लिए, और ट्राई करेंगे जिन चीजों पर हम लोग एज ए टीम वर्क करना चाहते हैं उन चीजों को नेट्स में ट्राई करेंगे वर्कआउट करने के लिए। स्मृति, आपका बहुत ही स्पेशल मैच था, क्या कॉन्फिडेंस आया वापस, खासकर ऑस्ट्रेलिया से लूज करने के बाद? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से हम लोग जब मैच हारने के बाद भी हमारा ड्रेसिंग रूम काफ़ी पॉजिटिव था, क्योंकि हमारा काफ़ी अच्छा मैच रहा था। दो हम लोग रिजल्ट हमारी तरफ नहीं ले पाए, बट डेफिनेटली बहुत सारे पॉजिटिव्स थे। तो ये शॉर्ट टूर्नामेंट में हम लोगों ने पॉजिटिव्स पे हमने सोचा कि पॉजिटिव्स पे ध्यान दें, और थोड़े दो तीन चीज़ें तो रेक्टिफाई करने की कोशिश करी। एंड आई थिंक जो ब्रेक थ्रूज हम लोग नहीं निकाल पाए थे लास्ट मैच में, आफ्टर उनका एक पार्टनरशिप हुआ, आज कंटिन्यूसली ब्रेक थ्रूज मिल रहे थे, सो दैट वाज अ गुड थिंग। एंड आई डोंट थिंक कि एक मैच से हमारा किसी का कॉन्फिडेंस लूज होगा या कुछ, बट हम लोगों के लिए ये शॉर्ट टूर्नामेंट इतना शॉर्ट है, एक दिन ही है रिकवर करने के लिए, तो हम लोग पॉजिटिव्स को देख के आगे जा रहे हैं। नहीं, प्रेशर तो नहीं था, हम लोग काफ़ी जिस तरह का एटमॉस्फेयर था उसको एंजॉय कर रहे थे, और यही था कि हम अपना को अच्छी तरीके से एक्सिक्यूट करें। और तो ये एटमॉस्फेयर में बहुत कम खेलने को मिलता है, डेफिनेटली एक एंजॉयमेंट मोमेंट हम सबके लिए। ये इंडिया जो स्ट्रॉन्ग साइड, और जिससे कि उन्होंने पहला मैच कर, ये मैच एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है, और डेफिनेटली उनकी टीम जिस तरीके से हम लोगों ने देखा विद द ईयर्स इम्प्रूव किया है, तो डेफिनेटली उनका ब्राइट फ्यूचर आ गया। भारत पाकिस्तान मैच के बाद जो हमेशा जो नजारा होता है, और खासकर भारत जब जीत जाए तो ये जो फैंस है फ्लैग लेकर टीम को चीयर भी कर रहे थे, और फैंस ने इनका जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने इनका तो खिलाड़ी जो हैं स्मृति मंदाना और जितने भी प्लेयर हैं, उन्होंने आपका शुक्रिया भी अदा किया कि फैंस ने जो चीयर किया है उसकी वजह से हमें भी अच्छा लगा है काफी। आप
अपने बारे में बताएं, कहाँ से आई हैं? हाय, जय हूँ, बर्मिंघम से हूँ और स्मृति को देखने के लिए आई कुड हैव पेड एनीथिंग एंड इट वाज अ सुपर डुपर गेम। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? ध्रुवा हूँ, बर्मिंघम से हूँ। It was very nice. Everybody was cheering. It was so fun. And you cheered for whom? I mean, particularly any player? Smriti! तो यहाँ स्मृति के फैन सबसे ज्यादा हैं। Yeah, Smriti fan. I'm Dia. I'm from Birmingham, and this match was really awesome. और कोई बर्मिंघम? We are from London. From London. All the way from London. And we are supporting Smriti. और ये फैन है जो लंदन से। नो दिल्ली से इनका मैच देखने आए हैं, हरमनप्रीत कौर का। स्पेशली कि मुझे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना था और हमें जीतना भी था, इसलिए तभी हम आए हैं। और इसी वजह से हमारे सब भाई बहन जितने आए हैं वो सिर्फ उनको जितवाने के लिए आए थे, जिसमें हम सब सक्सेस हुए। भारत माता की जय। आप अपना छाता दिखाए, बहुत ही शानदार छाता है ये छाता लेकर आई थी। क्या नाम है आपका? रीशा। और कहाँ से आई है? वेल्स से, कार्डिफ। और किसी खास प्लेयर का आई थी पूरी टीम के लिए? पूरी टीम के लिए आया। और स्मृति। whole team, especially Smriti. The whole team was fantastic. बहुत अच्छा था। Good fielding. You want to say something? Yeah, I'm Navtej from Coventry, and just to say the match was absolutely outstanding. Pakistan looked very victorious at the start, but at the end India won by a lot of wickets and balls. Lovely. और एक ये छोटी फैन कुछ कहना चाहती है। I'm Manya and I'm from Birmingham. I really enjoyed the match. Oh, lovely. थैंक यू सो मच। और ये सारे फैंस हैं और इस तरह का नजारा भारत पाकिस्तान के हर मैच के बाद आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह के लोग नारा लगाते हैं। ये भारत पाकिस्तान मैच की एक खासियत होती है जहां फैंस उसका स्तर उस मैच का और ऊपर उठा देते हैं। बर्मिंघम से रिका रॉय के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया। रायपुर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के सम्मेलन में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी हिस्सा लिया और एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में रोजगार के अवसर पैदा करने की नीति पर काम करने की जरूरत है। वहीं भारत की श्रीलंका के हालात से तुलना करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी हमारे हालात श्रीलंका जैसे नहीं हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली ने। देश के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जी हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। सर, देश के जिस तरीके के मौजूदा हालात हैं उसको लेकर यहाँ पे मंथन भी चला, कल आपने बात रखी, बहुसंख्यक बात की, तो क्या लगता है कि जो चीज़ें देश में चल रही हैं वो देश हित में है या नहीं? नहीं, हित मतलब क्राइसिस, मेरे ख्याल में अगर वो भारत के अर्थशास्त्र को देखते हैं अभी तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम उसमें रोज़गार की प्रॉब्लम है और रोज़गारी को बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाएं, ये तो नीति कौन सी नीतियाँ इस्तेमाल करते हैं इसमें, ये तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप से बढ़ा सकते हैं। अगर काफ़ी सारे छोटे छोटे फर्म्स आ जाते हैं तो वो भी रोज़गारी पैदा करते हैं। और एक जो हमारे बड़े फर्म्स हैं वो अगर जॉब्स क्रिएट करते हैं तो रोज़गारी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में अभी अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रोज़गारी है। उसको कैसे बढ़ाएं उस पे हमें सोचना है और पॉलिसीज क्रिएट करके इम्प्लीमेंट करना है। माइनॉरिटी को लेकर एक आपने बात कही थी कि माइनॉरिटी को सप्रेस करते हैं तो डिवीज़न होगा। ज़रूर डिवीज़न होगा। अगर किसी को सप्रेस करते हो तो वो क्या ऐसे ही लेंगे? तो ये अर्थव्यवस्था के लिए कितना घातक है? अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ राइट हो, वहाँ प्रोटेस्ट हो, तो मेरे ख्याल में एक तो इकोनॉमी के लिए ग्रोथ चाहिए और जनरल देश के लिए कम्युनल हार्मनी चाहिए। और अगर कम्युनल हार्मनी न हो
तो वो अर्थव्यवस्था को भी अफेक्ट कर सकती है। एक आखिरी सवाल, सोशल मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि जिस तरीके के देश के हालात बने हुए हैं और श्रीलंका की बात आती है कि भारत की भी तुलना श्रीलंका से की जा रही है कि अगर इस तरीके से चलता रहा, सोशल मीडिया में इस तरीके के कंटेंट हैं तो श्रीलंका बन जाएगा, ऐसा कुछ आपको नज़र आता है? अभी तो हम श्रीलंका से दूर हैं और दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस रास्ते पे अगर चलेंगे तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। कौन सा रास्ता के बारे में बात कर रहा हूँ? उन्होंने तमिल्स को सप्रेस करने की कोशिश की 1980s में, और उसके बाद सिविल वॉर हुआ श्रीलंका में, और सिविल वॉर के बाद उनका अर्थशास्त्र भी नीचे चला गया। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं इनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं हो सकते हैं, काफ़ी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए जो मैंने पहले कहा, कम्युनल हार्मनी चाहिए देश में, और अगर कम्युनल हार्मनी हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। रघुराम राजन जी का कहना है कि हमें कम्युनल हार्मनी होगी तो अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने पतराचौल घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। संजय राउत की गिरफ्तारी कल देर रात 12:40 पर की गई। आज उन्हें रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा, और खबर यह है कि कल संजय राउत के घर ईडी की तलाशी में 11 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। आपको बता दें कि कल सुबह से चल रही कार्रवाई के बाद देर रात ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया, और संजय राउत की गिरफ्तारी को 3 मुख्य बातों को इसमें आधार जो है बताया जा रहा है, जिसको बनाया गया। पहला ये कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और दूसरा उनके पास से अवैध कैश की बरामदगी हुई है, और तीसरा कई अहम दस्तावेज की बरामदगी भी हुई है। वहीं अपनी गिरफ्तारी से पहले संजय राउत ने कहा कि लोगों को मार मार कर मेरे खिलाफ झूठे दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र और शिवसेना को कमजोर करने की साजिश है, लेकिन न महाराष्ट्र कमजोर होगा और न ही शिवसेना। मैं झुकूंगा नहीं और शिवसेना छोड़ूंगा नहीं। तो संजय राउत से लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, और आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। संजय राउत को जब कल शाम हिरासत में ले जाया जा रहा था, उस वक्त उनकी मां ने उनको तिलक लगाकर विदा किया। उस दौरान मां और बेटे दोनों भावुक नजर आए। राउत साहब को अरेस्ट किया है जी, और जिस केस में अरेस्ट किया है जी, अरेस्ट करने जी एक बोगस फ्रेम बनाना पड़ता है जी, ये सब फ्रेम झूठा है जी, और उसके अंदर उनको अरेस्ट किया है जी। कल उनको 9:30 बजे तक बजे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, 12 बजे उनको मेडिकल होगा जी सर, कोर्ट लेके संजय राउत का आवाज दबाना है जी, संजय राउत को अरेस्ट करना है जी, उद्धव जी का मेन साथी बाजू में निकालना है जी, ये हिसाब से उनको अरेस्ट किया है। और इस पूरे मामले में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी प्रतिक्रिया दी। जब उनसे पूछताछ हो रही थी संजय राउत से, उन्होंने कहा कि ये मराठा लोगों को समाप्त करने की साजिश है, शिवसेना को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। शिवसेना मराठी हिंदू लोगों की आवाज उठाती है, और बहुत बेशर्मी से ये सब कुछ किया जा रहा है। एक तरीके से दमन की नीति से ये किया जा रहा है। माफिया पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के पश्चात अब माफिया नेता संजय राउत पुलिस की गिरफ्त में। गोरेगांव पतराचाल 1200 करोड़ का घोटाला, वसई नायगांव 2000 करोड़ का घोटाला, अलीबाग में जमीन, दादर मुंबई में फ्लैट, विदेश प्रवास, दुबई में
संजय राउत किससे मिले थे, ये सब चीजें जब बाहर आएगी तो मुझे विश्वास है आर्थर रोड जेल में नवाज मलिक के पड़ोसी बनने का सम्मान संजय राउत को मिलेगा। कई महीनों से संजय राउत जी का जांच शुरू थी, कई बार ईडी ने उनका बयान लिया और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी बनने के बाद संजय राउत ने जो मुंबई क्षेत्र का जो डीपीआर जो है वो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को अन्य फायदा उसको फाइनल किया और कई बिल्डरों को एपीएसआई टीडीआर इसके माध्यम से भी बड़ा घोटाला हुआ है और कई बिल्डरों को बड़ा फायदा पहुंचाने का काम किया है और जो गरीब लोगों का पैसा संजय राउत ने सही मायने में महाविकास आघाड़ी के माध्यम से उसमें भ्रष्टाचार किया है, वो भी आगे आएंगे और इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए, कौन कौन से कंपनी में संजय राउत के शेयर है, कौन कौन से कंपनी में वो डायरेक्टर है, ये भी सब बाहर आएगा। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर पर रविवार सुबह करीबन 7 बजे के करीब जो ईडी के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। पत्राचाल मामले की लगातार जांच चल रही थी और सुबह ही ईडी के अधिकारी उनके घर पर पहुंचे। घर पर लंबी आप कह सकते हैं कि छानबीन और पूछताछ की गई। करीबन 9 घंटों की ये पूछताछ हुई, जिसके बाद उन्हें डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया और मेरे पीछे मौजूद इस जो आप ईडी का दफ्तर देख रहे हैं वहां पर उन्हें लाया गया। यहां पर भी उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। दरअसल ये जो पूरा मामला पत्राचौल का है उसमें आरोप यह है कि कुछ लोगों ने इस पूरे पत्राचौल के रीडेवलपमेंट के नाम पर फ्रॉड किया और उसमें से जो फ्रॉड का कुछ पैसा है जिसके कीमत लगभग 83 लाख है वो संजय राउत और उनके परिवार में जो उनकी वाइफ हैं वर्षा राउत उन्हें दिया, जिस पैसे से अलीबाग में उन्होंने ज़मीन खरीदा है। फरवरी में ही प्रवीण राउत वो बिजनेसमैन हैं जिन पर आरोप है ये पूरे घोटाले का, उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में वर्षा राउत से भी पूछताछ की गई थी और फिर संजय राउत से भी पूछताछ की गई। इससे पहले 11 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को भी ईडी ने सीज कर रखा है। इस बीच संजय राउत लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। दिन भर भी उन्होंने ट्वीट किया, जब ईडी दफ्तर पर भी लाया गया तब भी मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात की, लेकिन देर रात होने के बावजूद संजय राउत अभी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। संजय राउत हो या शिवसेना हो, दोनों का कहना है कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो विपक्ष में है और विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। जबकि बीजेपी का कहना है कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच ईडी की ओर से लगातार इस पूरे मामले की जांच चल रही है। संजय राउत अब भी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। अब देखना यह अहम होगा कि कब तक ईडी के अधिकारी उन्हें अपने पास रखते हैं और ये पूछताछ कितनी लंबी होती है, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो तो 1 जुलाई को भी एक पूछताछ संजय राउत से हुई थी इसी पूरे मामले में। इसी ईडी दफ्तर में 10 घंटे तक ये पूछताछ चली थी। तो आज ये पूछताछ कब तक चलती है इस पर भी नजर बनी रहेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो कई घंटे की जो है पूछताछ संजय राउत से कल हुई और इस दौरान शिवसेना जो है यहाँ पर इस इल्ज़ाम को गलत भी बता रही है और इस ईडी की कार्रवाई को गलत भी बता रही है। और कल भी जब इनसे पूछताछ हो रही थी तो शिवसैनिक जो है संजय राउत के घर के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे थे और अब जो है कोर्ट में इनको पेश किया जाना है संजय राउत को। कल आपको जैसे कि यहाँ पर सोहित भी बता रहे थे, सुबह से ही जो है ईडी इनके घर पहुंची थी, उसके बाद से शाम तक जो है वहां पर पूछताछ चली, उसके बाद इनको दफ्तर ले जाया गया और देर रात जो है इनको गिरफ्तार किया गया। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ हैं। सुनील जी, शिवसेना और संजय राउत तो आरोपों को गलत बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को आप समझाइए, कैसे संजय राउत का नाम यहाँ पर जोड़ा जा रहा है और कितना गंभीर ये मामला है? देखिए, तभी गोरेगांव पश्चिम में सिद्धार्थ नगर में एक पत्राचौल है जो कि बहुत पुरानी है, लगभग अंग्रेजों के जमाने का वो घर अलॉट था, उसमें 672 लोग रहा करते थे। उन 672 के पुनर्वसन का लिए एक करार हुआ था महाडा और एक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच में साल 2010-12 के और बदले में उनको पुनर्वसित करना था। लेकिन कंपनी ने क्या किया कि जो एफएसआई मिली उस एफएसआई को प्राइवेट बिल्डरों को बेच दिया, 9 बिल्डरों को, और जो परिवार थे उनको जगह नहीं, मकान नहीं दिया। और यहाँ तक कि उनके जो किराए थे वो भी 5 साल पहले बंद कर दिए गए, जो किराया मिल रहा था। जब तक टेम्परेरी सेट में रहते हैं लोग तब तक किराया दिया जाता है। जिसके बाद ये मामला उछला और फिर अब जब जांच हुई तो जांच में पता चला कि राकेश वाधवान और सारंग वाधवान और उनके साथ में प्रवीण राउत जो डायरेक्टर हैं, उन प्रवीण राउत को इस जो 1034 करोड़ के आसपास जो इसमें पूरे
गड़बड़ी हुई थी, इनकम हुआ था, उसमें से 100 करोड़ मिले थे प्रवीण राउत को। और उसी प्रवीण राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को उसमें से 55 लाख रुपए दिए थे, जिससे कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है दादर में और अलीबाग में, ये जानकारी मिली है। इसी संबंध में 2 साल पहले संजय राउत की पत्नी से भी जांच पड़ताल हो चुकी है। संजय राउत से पिछले महीने 10 घंटे लगातार पूछताछ हुई थी। उसके बाद जुलाई में उन्हें बुलाया गया था 2 बार, लेकिन वो नहीं आए, जिसकी वजह से कल जो है ईडी के ऑफिसर उनके घर पे पहुंच गए। उन्होंने घर पे 9 घंटे पूछताछ करने के बाद ईडी दफ्तर ले गए और वहां पर उन्हें देर रात गिरफ्तारी दिखा दी गई। आज उनका अभी मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में लाया जाएगा रिमांड के लिए, और तब जाके स्थिति बहुत स्पष्ट हो पाएगी कि क्या सबूत हैं और किस तरह के दस्तावेज मिले हैं। हालांकि कल जो छापामारी की है पूछताछ, तब 11.5 लाख मिलने की खबर है और ये बताया जा रहा है कि संजय राउत जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। वो जो पैसे कहाँ से आए ये भी नहीं ठीक से बता पा रहे हैं, और कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो उनको इस पूरे स्कैम से कहीं न कहीं जोड़ते दिख रहे हैं। जी शुक्रिया सुनील जी आपका। तो ये मामला है जहां पर संजय राउत का नाम इस घोटाले से जुड़ रहा है, और अब ये देखना होगा कि कैसे ये जांच आगे बढ़ती है, तो और ज़्यादा चीज़ें साफ होंगी कि किस तरीके से इनका रोल जो है वो बताया जा रहा है इस घोटाले में। लेकिन ये पतरा चौल घोटाला है जिसको ईडी देख रही है, जिसको लेकर कल दिन भर जो है इनसे पूछताछ हुई। शिवसेना इसको अलग तरीके से ले रही है, वो ईडी के इस्तेमाल का आरोप यहाँ पर लगा रही है और आरोपों को गलत संजय राउत भी बताते रहे हैं। अब कोर्ट में इनको पेश किया जाना है। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, ईडी की कार्रवाई पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल उठाती रही हैं, और यहाँ पर भी इस कार्रवाई को पर सवाल जो है वो शिवसेना उठा रही है, इसको गलत बता रही है। लेकिन जो आधार इनकी गिरफ्तारी के पीछे बनाए गए हैं उसमें कितना दम आपको लगता है, और जो दस्तावेज की बात की जा रही है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, ईडी दावा कर रही है कि उसके पास संजय राउत के खिलाफ काफी ठोस सबूत है, और ईडी कहना यह है कि जब कल रेड की गई तो रेड के दौरान संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। उनके घर में जब सर्च हो रही थी या उनके ठिकानों पर सर्च हो रही थी, उस दौरान वो ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। वो बार बार अपने घर की बालकनी में जाकर हाथ हिला रहे थे या ट्वीट कर रहे थे लगातार, वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके साथ में उनके घर से 11 लाख से ज्यादा रुपए कैश मिला है, जिसका वो जवाब नहीं दे पाए ये पैसा कहाँ से आया। तीसरा बात यह है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जिसमें काफी अहम एविडेंस हैं, और ईडी कहना यह है कि इन्हीं सब सबूतों के मिलने के बाद और जांच में सहयोग न करने को लेकर फाइनली उन्हें देर रात गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। उनको घर पर ही एक नोटिस सर्व किया गया था और उनसे कहा गया था कि आप ईडी के दफ्तर पहुंचे। तो संजय राउत इसके बाद ईडी के दफ्तर गए और वहां पर जब उनसे पूछताछ हुई तो पूछताछ में उस दौरान भी वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, और यही आरोप लगाते हुए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आज उनको जो कंसर्न कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी उनकी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि इस केस में अभी कोई और आरोपी हैं जिनसे पूछताछ होनी है, इन्हें गिरफ्तार करना है। तो उनसे पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलता है ये हमें देखना होगा, लेकिन आज दोपहर के बाद ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। जी शुक्रिया मुकेश आपका। तो आज दोपहर के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाना है। पतरा चौल घोटाले में कार्रवाई की गई है और लंबी पूछताछ संजय राउत से इससे पहले कल जो है वो की गई, और अब जो आधार बताए गए, जैसे कि मुकेश भी बता रहे थे कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, दूसरा कैश इनके घर से थोड़ा बरामद हुआ है, और कुछ दस्तावेज भी ईडी को मिले हैं। दिल्ली में फिलहाल 1 महीने खुली रहेंगी प्राइवेट शराब की दुकानें। सरकारी शराब दुकानों के शुरू होने में वक्त लग सकता है, और आपको बताएं कि 468 प्राइवेट दुकानों का लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म हुआ है। सरकारी दुकानों को खोलने में समय की जरूरत के मद्देनजर ये फैसला यहां पर लिया गया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने पुरानी शराब नीति के तहत ही दिल्ली में शराब की बिक्री का फैसला लिया था शनिवार को, जिसके तहत जो है अब सरकारी दुकानों के तहत शराब बिकनी थी, और अब 1 महीने का वक्त और यहाँ पर दिया गया। फिलहाल 1 महीने जो प्राइवेट दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, और सरकारी शराब दुकानों के शुरू होने में थोड़ा वक्त यहाँ पर लग सकता है। शरद हमारे साथ हैं। शरद, जब पुरानी नीति को लेकर फैसला लिया गया था तब भी आपसे बात हो रही थी, थोड़ा और वक्त लग सकता है पूरी तरह से सरकारी दुकानों के खुलने में? जी बिल्कुल ताजिश, जैसे कि हम ये पहले भी अपने दर्शकों को बता रहे थे
कि सरकार ने फैसला तो किया है, क्योंकि जो नई एक्साइज पॉलिसी है उस पर सवाल उठे हैं, सिफारिश की गई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी से जो दुकानदार हैं उनको डराया जा रहा है, जिसकी वजह से वो दुकानें बंद कर रहे हैं। इसकी वजह से सरकार ने फैसला किया कि वो पुरानी पॉलिसी पे लौटेगी। और पॉलिसी ये थी कि सरकारी शराब की दुकानें भी चल रही थी, प्राइवेट दुकानें भी चल रही थी, लेकिन फिलहाल क्योंकि कोई नया लाइसेंस नहीं था, तो ऐसे में जो सरकारी शराब की दुकानें थी आज से केवल उन्हीं को ऑपरेट होना था। लेकिन ये पाया गया कि ये जो पुरानी नीति है इस पर रातों रात लौट जाना संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, अफरा तफरी मच जाएगी, जैसा कि हम रिपोर्ट कर भी रहे थे। तो फिर अब जो है जो सरकार है और सरकार के अफसर हैं इनमें बैठ के इस पर मंत्रणा हुई, तो अभी ये फैसला लिया गया है कि जब तक कि जो सरकारी शराब की दुकानें हैं वो शराब बेचने के लिए तैयार नहीं हो जाती, वहां पर स्टाफ नहीं आ जाता, वहां पर सप्लाई शराब की नहीं आती, स्टॉक नहीं आ जाता, तब तक जो अभी नीति चल रही है उसको चलाया जाएगा। और जैसे ही ये जो सरकारी शराब की दुकानें हैं ये तैयार हो जाएंगी, यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा, तो फिर जो है जो नई नीति जो अभी चल रही थी उसको बंद करके और पुरानी नीति के तहत जो है सरकारी जो शराब की दुकानें हैं वहां पर जो है शराब बेची जाएगी। तो इसका मतलब ये समझिए कि फिलहाल शराब की दुकानों में जो जुलाई में जिस तरह से बिक रही थी शराब, उसी तरह से फिलहाल अभी अगस्त में भी शराब बिकेगी। और जब सरकारी दुकानें तैयार हो जाएंगी तो उसके बाद केवल सरकारी दुकानों में दिल्ली के अंदर शराब बिका करेगी। शुक्रिया शरद आपका इस सब जानकारी के लिए। तो जिस तरह जुलाई में दिल्ली में सरकार शराब की बिक्री हो रही थी, उसी तरह अगस्त में भी होती रहेगी। एक महीने जो है प्राइवेट दुकानें भी खुली रहेंगी। और आपको बताएं कि 468 प्राइवेट दुकानों का लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म हुआ है। और दिल्ली सरकार ने फैसला किया था कि पुरानी जो एक्साइज पॉलिसी थी उसके मुताबिक अब दिल्ली में शराब बिकनी थी, लेकिन एक महीने का वक्त यहाँ पर अभी और जो प्राइवेट दुकानें हैं उनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं ज्ञानवापी केस में मस्जिद पक्ष के वकील जो हैं उनकी मौत हो गई है। और मस्जिद कमेटी के वकील अभिनाथ यादव की हार्ट अटैक से जो है मौत हुई है। अभिनाथ यादव की बीती रात 10:30 बजे के करीब सीने में दर्द की शिकायत जो है उन्होंने की और शिकायत के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया था। अजय सिंह हमारे साथ हैं, उनके पास चलते था जानकारी के लिए। अजय जी बताइए इनके बारे में, पहले से कुछ परेशानी इनको हो रही थी? ताबिज देखिए, ऐसी कोई बहुत परेशानी हम लोग को बहुत रिपोर्ट नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि हम लोग जब जाते थे ज्ञानवापी मस्जिद वाले मामले में तो सबसे प्रमुख वकील यही थे, सबसे ज्यादा बहस इन्होंने ही किया था। और जो मेंटेनेबिलिटी का मामला था उस याचिका में इन्होंने लगातार 4 दिन बहस की थी, अपने अपने सारे पॉइंट्स रखे थे, सारी रूलिंग्स इन्होंने रखी थी कोर्ट के सामने, तो वो सारी चीजें थी। लेकिन कल सुबह अचानक सुबह से ही उनको थोड़ी सी सीने में परेशानी और वो थी, उन्हें लग रहा था गैस की प्रॉब्लम है, पेट में बेचैनी थी और रात होते होते ये ज्यादा बढ़ी। और उसके बाद जब वो उनको अस्पताल ले जाया जाने लगा तो रास्ते में ही उनकी लोग बता रहे कि उनकी मृत्यु हो गई थी, जहां अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत्यु घोषित किया गया। तो ये पूरा मामला है, अचानक से इनके साथ इस तरीके की चीजें हुई। पहले से जो हम लोगों ने पता किया था तो ऐसा नहीं था कि बहुत कोई हार्ट का इस तरीके की कोई बात थी, इस तरीके की चीजें नहीं थी। ताबिश, शुक्रिया अजय जी आपका इस सब जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और आपको बताया अभिनेता सलमान खान को बंदूक का लाइसेंस दिया गया है। धमकी मिलने के बाद उनको जो है उन्होंने लाइसेंस की अर्जी दी थी और चिट्ठी लिखकर जो है जान की धमकी जो है उनको दी गई थी, जान से मारने की धमकी मिली थी। उसके बाद उन्होंने बंदूक के लाइसेंस के लिए अर्जी दी थी और खुद की सुरक्षा के लिए सलमान ने ये अर्जी यहाँ पर दी थी। सलमान और पिता सलीम खान को धमकी मिली थी और कुछ दिन पहले पुलिस कमिश्नर से भी सलमान खान यहाँ पर मिले थे। सुनील सिंह हमारे साथ हैं। सुनील जी बताइए, सलमान खान की तरफ से क्या कुछ कहा गया था इस बंदूक के लाइसेंस को लेकर, इसकी जरूरत को लेकर? तभी से कि पंजाब में कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाले की जब हत्या हुई थी उसके कुछ दिन बाद ही बांद्रा में बैंड स्टैंड पर सलमान खान के पिता जो सलीम खान हैं वो मॉर्निंग वॉक में थे, तब वो जहां बैठते हैं उसी बेंच पर एक चिट मिली थी जिससे कि उन्हें धमकी दी गई थी और सलमान खान को कि आपका
सिद्धू मूसेवाला जैसा होगा। जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की, उसमें लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रायर का नाम भी दिया गया था। हालांकि उस संबंध में जांच में बहुत बात आगे नहीं बढ़ पाई और कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है के तौर पर। लेकिन उसके बाद ही सलमान खान ने मुंबई पुलिस में अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने हथियार मिलने की लाइसेंस की अर्जी दी थी, जिस पर अभी पिछले कुछ 2 हफ्ता पहले ही हमने देखा कि वो मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर से जाकर मिले थे। दरअसल जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो एक बार लाइसेंस इशू करने के पहले एक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, इसीलिए उस समय सलमान खान को बुलाया गया था। वो अथॉरिटी के सामने हाजिर हुए थे और उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो जानकारी मिल रही है कि उन्हें हथियार रखने की यानी बंदूक रखने का लाइसेंस अपने पास मिल चुका है। तो उनके पास लाइसेंस मिल चुका है। वैसे सलमान के पास पुलिस की भी सुरक्षा है, उनके अपने बॉडीगार्ड हैं, फिर भी एहतियातन जिस तरह की उनको उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है, आए दिन धमकियां मिलती रहती है, एहतियातन उन्होंने अपनी सुरक्षा के खुद भी अपने लिए बंदूक के लाइसेंस की मांग की थी, जो अब उन्हें मिल गई है। शुक्रिया सुनील जी आपका। तो कुछ दिन पहले चिट्ठी के जरिए उनको धमकी मिली थी, इसके बाद उन्होंने यहाँ पर बंदूक के लाइसेंस की अर्जी दी थी। कुछ दिन पहले पुलिस कमिश्नर से भी सलमान खान मिले थे और अब उनको ये लाइसेंस जो है वो दे दिया गया है।